Hi everyone. I'll start with a brief introduction. I am Jaya Sharma and I secured rank 248 in the Civil Services exam of 2023, and I am an IPS officer of 2024 batch. I did my graduation from Indraprasth College of Women, Delhi University. After that, I did my master's in mathematics from IIT Delhi, and my optional was also mathematics. And I have also authored one book, this Win UPSC Battle, for the challenges that aspirants face in the UPSC preparation. And about this book, I would be talking towards the end of the session. But firstly, I would just start with the session and the proper format. Basically, I've been given some questions जो बहुत ही common aspirants के doubt होते हैं, and which the audience wants to be addressed. So let's begin. But firstly, I would say that I was quite excited when UPSC time approached me, and they said that they want such session to be conducted because because the prelims is approaching now, and I know कि जो anxiety है वो बहुत ही ज़्यादा peak पर होगी, because just 15 days having been myself in that position, I can very well say that anxiety है वो एकदम peak पर होती है. तो ये बहुत ही राइट टाइम है, एंड स्पेशली जो अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन चल रही है जिसमें बहुत सारे ऐसे भी डाउट्स हैं कि एग्जाम टाइम पर होगा या नहीं होगा, तो हम थोड़ी सी उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे. So, starting with the preparation journey, my preparation journey, I would say that I will begin the journey in 3 stages only: prelims, mains and interview. सबसे ज़्यादा मैं प्रीलिम स्टेज के बारे में बात करूँगी, बिकॉज दैट इज़ लाइक नॉकिंग आउट स्टेज, एंड जिस पे बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स है वो बाहर हो जाते हैं, और जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है प्रीलिम्स में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दैट एंड अंडरस्टैंड द राइट स्ट्रैटेजी फॉर इट. तो अगर प्रीलिम्स की बात मैं करूँ तो बुक लिस्ट है वो सबके पास थी. आई वुड से एक सेम बुक लिस्ट जो स्टैंडर्ड है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS या करंट अफेयर्स बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट और मिडीवल के लिए जो NCERTs होती है मैंने न्यू वाली रेफर की थी. तो ये बेसिक सोर्स सबके सेम रहते हैं. ज्योग्राफी के लिए भी NCERTs आई रेफर्ड, और कहाँ जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ा इशू लग रहा था तो वहाँ पे मैंने PMF IAS को भी रेफर किया था. और करंट अफेयर्स के लिए आई स्टिक टू वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो करंट अफेयर बुकलेट आती है जो कि फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं. जैसे मैंने विजन IAS की पढ़ी थी, वो उनकी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो मैं उसको डाउनलोड कर लेती थी एंड आई यूज टू रीड इट ऑन अ मंथली बेसिस. तो करंट अफेयर्स के लिए दैट इज इनफ. सो बुक लिस्ट बाय एंड लार्ज जो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं उनकी सेम होती है, बट स्टिल व्हाई इज इट दैट only like 0 point something 0.002% people make it to the final list. तो बात आती है अप्रोच की, और कुछ नुआंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जो हर कोई नहीं फॉलो कर पाता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आजकल तो हर दूसरी वेबसाइट पे आपको कोई ना कोई लिंक आ जाता है या कोई ना कोई मटेरियल का PDF आ जाता है कि फॉर कि 10 मंथ्स की कंपाइलेशन या फिर मैपिंग की कंपाइलेशन या कुछ भी रैंडम करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल्टर आउट दैट कंटेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ना क्या है, बिकॉज अगर आप सही चीज नहीं पढ़ोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक द राइट क्वेश्चन इन द एग्जाम. उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर मैं 2-3 बातें करूँ जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एटलीस्ट जो 10 साल के PYQ तो सब बोलते हैं, बट नाउअडेज लास्ट 5 ईयर के PYQ को आपको बहुत ही डिटेल्ड में करने की जरूरत है, बिकॉज यही चीज मैंने भी करी थी.
जो जिस ईयर में 2023 में मेरा प्रीलिम्स मैंने जो दिया था, उससे पहले के एटलीस्ट 4 या 5 साल के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल वे में खुद से ही बहुत रिसर्च किया था। इसके लिए आपको किसी भी कंपाइलेशन या फिर किसी भी पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। You pick up one question, each question one by one, and do a complete research on that. Because अगर कोई भी एक क्वेश्चन है, उसका अगर वो डायरेक्टली रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का कुछ भी कोई भी अंश या भाग, वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली एनवायरमेंट या फिर जो साइंस एंड टेक हमारा सेक्शन है। इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस है बहुत ही डायनामिक है और बहुत ही मतलब रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिटेल में 4-5 साल के क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हैं, तो वो आपको एक बहुत एज देता है कि आप मतलब एग्जाम में उस क्वेश्चन पे बहुत कम टाइम भी स्पेंड करोगे और आप इजीली करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे इजीली मूव कर सकते हो। So that is one thing which I did to give myself an edge in this exam. और सेकंड चीज़ है जो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जो बहुत ही बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशिएंट एंड मिडिवल, उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो जो कि लगाना भी चाहिए। बहुत मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस डू कम इन द एग्जाम एंड दीज आर द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। बट बिकॉज एक लॉजिक है कि ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम होता है, उसका भी कॉमन प्रीलिम्स होता है। तो एक एनवायरमेंट सेक्शन का वेटेज है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हम बहुत बार पढ़ते हुए रियलाइज नहीं करते हैं। इसीलिए जो एनवायरमेंट सेक्शन के, चाहे वो पीवाई क्यूज हो या फिर जो करंट एनवायरमेंट सेक्शन का, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लें या उसको एक मेन सोर्स के अलावा कहीं और से उसको सप्लीमेंट करके उसको पढ़ के आप अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो आपको इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा एज देने वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई रियली फोकस्ड अपॉन। मैंने एक जो स्टैंडर्ड सोर्स है उससे करंट करने के बाद आई जस्ट सॉ यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी मैंने देखी थी, जिधर से मैंने अपने करंट को और ज़्यादा कंसोलिडेट किया था। And with that also I can say that that helped me, and मेरा IFS का भी कट ऑफ इसीलिए ही निकल पाया था। तो अगर वो आप करते हैं तो वो भी आपको बहुत प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्प करेगा। थर्ड थिंग आई वुड से दैट मैपिंग एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसको आई वोंट से दैट एस्पिरेंट्स यूजुअली इग्नोर करते हैं, बट इट्स लाइक कि उस पे एक सही तरीके का फोकस होता है, वो बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है। मैपिंग आई वुड से वाज माय फोर्टे, बिकॉज मैं बहुत टाइम से, जैसे प्रीलिम्स जो भी डेट को है उससे 1 महीना पहले से मैं कम से कम अपने दिन का 1-1.5 घंटा तो मैपिंग पे स्पेंड करती थी। मुझे बहुत अच्छा भी लगता था मैप करना, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इंडिया और वर्ल्ड के मैप को स्टडी करते हैं तो उससे आपको नॉट जस्ट ज्योग्राफी रिलेटेड बट एनवायरमेंट या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प हो जाती है। तो इंडिया और वर्ल्ड की जो स्टैटिक मैपिंग है, जो रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, रिवर्स, और ये जो चीज़ें हैं, ये 3-4 प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, ये आपको एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। और वो कैसे होंगी, बिकॉज अगर आप अपने दिन का 1 घंटा, जैसे मैं सुबह उठते ही मेरा पहला काम यही होता था कि मैं मैप को करना स्टार्ट कर देती थी। मल्टीपल टाइम्स इफ आई रिवाइज दैट एंड इफ यू ऑल्सो रिवाइज दैट एंड यू कीप लुकिंग एट दैट अगेन एंड अगेन, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बैठने लग जाती है। तो जैसे जैसे आप स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, अगर आप डेली मैपिंग करेंगे एग्जाम से कुछ 1 या 1.5 महीना पहले स्टार्ट कर दें, फिर लास्ट में आप करंट भी उसके साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं, बिकॉज आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, एंड देन यू कैन इजिली कवर करंट विद इट। और 1 साल पहले का जो प्लेसेस इन न्यूज है, दैट डूइंग दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बहुत पुरानी भी 2 साल की भी कंपाइलेशंस आ रही होती है, विच जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि हमें ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, बट आइडियली दैट शुड नॉट बी डन।
आपको अपना जो प्रीलिम्स के लिए मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि डू नॉट रन आफ्टर दी करंट 1 साल का डिसेंट अगर आप एक सोर्स पकड़ के उसको कर ले, अगर क्वेश्चंस होने होंगे तो उसमें से हो जाएंगे। अदरवाइज आपका जो एग्जाम आपको निकल पाएगा दैट विल बी योर स्टैटिक पोर्शन, यू हैव टू कीप दैट स्ट्रांग। इवन फॉर डायनामिक पोर्शंस लाइक मैपिंग या फिर एनवायरमेंट भी हो गया है, तो उसमें भी आपको जो स्टैटिक चीजें हैं अगर आपकी वो स्ट्रांग है, दैट विल श्योरली हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ दिस एग्जाम। और दूसरा मैं प्रीलिम्स के जो सेकेंड पेपर है, अगर सी साइट की बात करूं, तो मैंने ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सी सैट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था एंड इंग्लिश ऑल्सो आई वॉज कंफर्टेबल, सो आई डिड नॉट प्रिपेयर मच। मैंने लास्ट 1 या 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे और उसको ही किया था। बट इट इज़ माई लाइक जेन्युइन एडवाइस दैट डू नॉट टेक सी सैट लाइटली नाउ, बिकॉज वी नेवर नो कि यूपीएससी में सी सैट का कब कुछ डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाए, बिकॉज दैट हैज बिन हैपनिंग। इवन जिस साल में मैंने सी सैट दिया था, दैट वाज लाइक द टफेस्ट पेपर, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई नो दैट they who came from a very strong mathematical backgrounds, even they could not crack exam because they failed in CSAT. तो उसके लिए भी मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर बताना चाहूँ मेरे ओपिनियन में, वो ये है कि आप कुछ कुछ जो टॉपिक्स जिन पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्लॉक हो गया या फिर वर्क टाइम हो गया, और एक क्यूब वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, डाइस के क्वेश्चंस है कुछ, वो क्वेश्चंस यूपीएससी बार बार सी सेट में डाल रही है, और उनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। इफ यू कैच दैट वन ट्रिक, देन you do that question within like 10 seconds also. So आप सबसे पहले उन 5 साल के पेपर्स को उठाइए, उनमें से वो जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको उनको आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कुछ गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कोई वीडियो टू डू इट फास्ट और टू लर्न दैट प्रोसेस, एंड उसके आप अपने नोट्स बना लीजिए। और जो भी है कि 1-2 पेपर्स प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन रेफर टू दोज नोट्स, एंड उसके बाद आप मतलब अगर चाहें तो 5 साल के पहले का कोई एक रैंडम यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो यू आर इन अ गुड स्टेट। अदरवाइज आप कोई टेस्ट सीरीज के भी 1 या 2 पेपर लगा सकते हैं। But my advice would be that don't take CSAT lightly, because we never know when the difficulty level could be flipped. So that was about CSAT. Now coming to mains. Mains में 4 पेपर हैं, GS 1, 2, 3, 4 and then essay. So I would talk about GS first and then optional. तो उसमें आई वुड से दैट मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, उसमें मैंने GS 3 और 4 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ कि 4 इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप अपनी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, स्पेशली जो उसका पार्ट ए है। तो उसमें स्कोर करने के आपके चांसेस, इफ यू वर्क हार्ड, इज फार हायर देन अदर सब्जेक्ट्स आई वुड से। So it's always wise to focus your attention or give more time to GS4 and GS4 की आंसर राइटिंग। एक और चीज है कि जिसको अगर GS4 की आंसर राइटिंग करनी आ गई एथिक्स की, तो देन इफ यू लर्न दैट आंसर राइटिंग, तो GS 1, 2, 3 की आंसर राइटिंग बिकम्स कंपैरेटिवली easier, because it's more difficult to frame the answer of just a second. यस, तो आई वाज टॉकिंग GS4 में। फिर मैंने क्या किया था कि एग्जैक्टली जो टॉपिक है, GS4 बहुत सॉर्टेड सब्जेक्ट है, आप उसके टॉपिक सिलेबस के एक एक करके टॉपिक उठाइए, उस पर एक डेफिनेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मल्टीपल टाइप से, कि एक टॉपिक उठा के आप उसको देखो कि उसके प्रीवियस ईयर्स में उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस क्वेश्चंस के अराउंड घूमते हुए आप सब एग्जांपल्स क्रिएट कर लो उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे इंटेग्रिटी हुआ, तो जो भी 4-5 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4-5 एग्जांपल्स कलेक्ट कर लीजिए। एक कुछ भी छोटा सा डायग्राम यू कैन इंक्लूड, अगर इंटेग्रिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई कैन मेक दिस डायग्राम, एंड देन वन कंक्लूजन। अगर आपकी ये चीजें एथिक्स के हर टॉपिक पे प्रिपेयर्ड है, तो आप उसको थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके यू कैन जस्ट रिक्रिएट इट इन द एग्जाम, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो।
सो मैंने भी यही किया था एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो इन एथिक्स. I scored 125 marks, and that was a good score. And I owe that score only to the strategy only, कि मेरे पास एक पहले से prepared format था और मैंने फिर जल्दी जल्दी उसको जो भी questions थे उसको उसमें mold करके मैं लिखती गई थी. Because speed is very important in ethics paper, बहुत lengthy paper आता है, so you have to practice for that a lot. And yes. GS, दिस वाज अबाउट GS4. और सोर्स की बात करें तो GS4 वाज समथिंग जिसके लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी. मैंने जस्ट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी गूगल पे. गूगल का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था कि कुछ भी वर्ड है इंटेग्रिटी पे मैंने ऑनलाइन सर्च किया, टाइप किया उसको. मैंने जितने भी मटेरियल्स आए हैं जो भी मुझे यूपीएससी से रेलिवेंट लगते थे मैंने इंटेग्रिटी पे उसको स्टडी किया. उधर से मैंने अपने एक प्रॉपर डेफिनेशन जो मुझे सूटेबल लगती है मैंने वो डिवाइस की एंड उसको फिर मैंने अपने नोट्स पे लिखा था. एंड दिस इज समथिंग विच आई डिड फॉर एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन द सिलेबस ऑफ एथिक्स. तो ये था एथिक्स के बारे में. GS3 की अगर बात करें तो GS3 में भी आई वुड से दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिकॉज मैंने उसमें GS3 में मैंने डेटा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था. आई हैड गॉट दिस थिंग कि बहुत जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में वही मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया और मुझे समझ में आया कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अगर उसमें मैं डेटा से वैल्यू एडिशन करूंगी तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा. और उसके लिए मैं क्या करती थी कि अगर मुझे कहीं से भी कोई डेटा मिलता तो थ्रू आउट माई प्रेपरेशन जहाँ से भी मैंने करंट से कुछ पढ़ा, सो आई यूज टू नोट डाउन दैट डेटा इन वन प्लेस. अलग अलग उसको टॉपिक्स में सेग्रीगेट करके, जैसे इकोनॉमी का अलग, साइंस एंड टेक का अलग और एनवायरनमेंट का भी कुछ डेटा होता है वो अलग. तो ये 3 मेजर सेक्शन है. सिक्योरिटी का अलग, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं या कुछ डेटा है, सो आई यूज टू कीप नोटिंग डाउन दैट इन वन पर्टिकुलर प्लेस. एंड उसको भी मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी सो दैट इट इनग्रेन्स इन माई माइंड. एंड जब भी मैं कुछ आंसर लिख रही हूँ तो हर आंसर में मेरे पास 2 या 3 डेटा सेट्स होते थे जस्ट टू राइट इट डाउन टू सप्लीमेंट माई आंसर. एंड आई थिंक दैट मेड माई आंसर रियली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एक वैलिडेशन मिल जाता है आंसर को बिकॉज ऑफ यूजिंग डेटास. तो that is one core message I want to give for GS3 for if you want to score well in that. उसमें आप करंट पे फोकस कीजिए और डेटा अगर आप कलेक्ट करेंगे और टॉपिक वाइज वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है GS3 भी. पहले आप इकोनॉमी प्रिपेयर करिए, फिर सिक्योरिटी प्रिपेयर कीजिए और फिर एनवायरनमेंट और ऐसे कीजिए. और साथ साथ में पीवाईक्यू को बिल्कुल बार बार रेफर करते रहना चाहिए, बिकॉज जैसे सिक्योरिटी है उसमें सेम थीम पे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं. So if you catch hold of that theme, it will be like very beneficial for you. बस आपको इतनी सी मेहनत करनी है कि आपको थोड़ा सा उठा के देखना है कि 4-5 साल में यूपीएससी पूछ क्या रही है. And it's not really necessary to just write questions and answers of last 10-12 years. I think 5-6 years suffice. एंड उतना भी कर लेंगे और उसको भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस देख के समझने की जरूरत होती है कि हाँ इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो GS2 में अगर GS2 की मैं बात करूँ तो उसमें पॉलिटी और IR एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है. IR मैंने मोस्टली करंट से ही कवर किया था, उसके लिए भी मैंने कोई स्पेसिफिकली बुक नहीं पढ़ी थी. उसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है कि इस स्पेसिफिक बहुत सारी कंट्रीज हैं, जो भी मेजर कंट्रीज न्यूज़ में चल रही होती हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हुआ है या कुछ अग्रीमेंट हुआ है या कुछ डिफेंस डील हुई है, सो उस कंट्री के साथ वी हैव टू एनालिटिकली अंडरस्टैंड दैट हमारी कंट्री के रिलेशंस हैं कैसे. उसको हम बहुत सारे सेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, इकोनॉमिक रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस, साइंटिफिक या टेक्निकल रिलेशंस. तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग हर कंट्री की इस एस्पेक्ट में बनाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डील विद IR क्वेश्चंस. तो उसके लिए आप करंट पढ़िए और हर कंट्री के रिगार्डिंग अगर कुछ उसका भी कुछ मेन पैक्ट हुआ है या कुछ जैसे नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स एंड उसको आप इंट्रो या कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं, सो दैट मेक्स योर आंसर फैंसी. सो हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीज हो रखी है
यू मेक नोट डाउन ऑफ दैट थिंग एंड यूज इट इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ताकि आपका आंसर एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का बन जाता है फिर। प्लस आईआर में आप वर्ल्ड मैप्स का बहुत यूज कर सकते हैं टू जस्ट शो कनेक्टिविटी, या फिर कुछ रेल रोड लिंक, या कुछ भी हाईवे, कुछ कुछ ऐसा हो, आईएमटी वगैरह वगैरह, अगर म्यांमार से रिलेटेड कुछ है तो आप मैप्स का भी बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। उसके बाद पॉलिटी इज लाइक कि पॉलिटी में आपको थोड़ा स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ना पड़ता है, उसके भी एक डिटेल सिलेबस में है।